हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जशन और अति के प्यार की बारिश पूरी रात ही बरसती रही और दोनों ही इस बारिश में भीगते रहे। सुबह होते होते दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो गए। दोनों ने किसी वस्त्र की जगह खुद को एक दूसरे पर ओढ़ रखा था। अति के चेहरे पर गजब का नूर था। शायद ये उस सुकून की निशानी थी जो उसके जसन ने उसकी तड़प मिटाकर उसे दिया था। जब मोहब्बत सच्ची हो तो ऐसा ही होता है। आप हर तरह से अपने साथी को पा लेना चाहते हैं और खुद भी बस उसके हो जाना चाहते हैं। ऐसा ही अति के साथ भी था। अल्लड़ सी उम्र में जसन की मोहब्बत ही उसके लिए सब कुछ थी और फिर मोहब्बत में ही दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस्मों का मिलना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये मिलन ज़रूरत बन जाता है। जब हम खुद के ना होकर दूसरे के हो जाएं, अपना ही सब कुछ हमें किसी और का एहसास दिलाए तो वो एहसास ही अलग होता है। सुबह हुई तो जसन ने अपनी आंखें खोली। अपनी बेबी डॉल को देखकर वो मुस्कुराया। कैसे उसके एक कदम ने उसे अंदर तक सुकून दे दिया था जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बेबी डॉल सच में बेबी डॉल लग रही थी। उसने हल्का सा उसके माथे को चूमा तो अति की पलकें फड़फड़ाईं, लेकिन अगले ही पल जब एक दर्द भरी आह अति के होठों से निकली तो जसन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने जल्दी से अति के गालों पर अपना हाथ रखा और बोला, दर्द हो रहा है क्या? अति ने यूं ही अपना चेहरा उसके सीने से लगाया और बोली, बस थोड़ा सा। उसके बाद जसन अपनी जगह से उठा और अपने शॉर्ट्स पहनकर बाथरूम में गया। उसने वहां बाथ टब में गर्म पानी ऑन किया और फिर वापस अति के पास आया। अति उसे ही देख रही थी। जसन ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। अति को शर्म आ रही थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना था। रात की बात अलग थी क्योंकि रात को अंधेरा था, लेकिन अब दिन में पूरी रोशनी फैली हुई थी। मुझसे यूं शर्माया मत करो, तुम्हें हर तरह से देखने का हक है मेरा। जसन ने उसे गोद में लिए हुए ही कहा तो अति ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और बोली, आपका प्यार शर्माने पर मजबूर कर देता है। नहीं, मेरा प्यार तुम्हें शर्माने पर नहीं बल्कि बेशर्म बनने पर मजबूर करेगा। जसन ने कहा तो अति और भी ज़्यादा शर्मा गई। दोनों बाथरूम में पहुँचे तो जसन ने उसे बाथ टब में लिटाया और खुद भी अंदर आकर उसके पैरों से पास बैठ गया। अति उसे हैरानी से देख रही थी और उसकी हैरानी तब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने जसन के हाथ अपने पैरों पर महसूस किए। उसके हाथों में कुछ ऑयल जैसा था जिससे वो अति के पैरों की मसाज कर रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने उसके हाथों को रोकते हुए पूछा तो जसन ने बड़े आराम से उसके हाथों को पीछे किया और बोला, अगर दर्द मैंने दिया है तो राहत भी तो मैं ही दूंगा। अति की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने सोचा नहीं था उसे भी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत मिलेगी। जब मेरी विमन बात बात पर रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शेरनियाँ रोती नहीं दहाड़ती हैं। दहाड़ती हुई शेरनी तो औरों के लिए होती है, अपने शेर के लिए तो उसका दिल चंचल हिरन जैसा होता है। उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुरा रहा था और साथ ही साथ उसके पूरे बदन पर मसाज किए जा रहा था। गर्म पानी और उसमें जसन द्वारा की गई मालिश ने उसके पूरे दर्द को दूर कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो उस टॉवल में लपेट कर बाहर ले आया और उसे कपड़े पहनाने लगा। पिछले 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, जसन ने उसे कपड़े पहनाने के बाद कहा तो अति मुस्कुराई और बोली, खाया है ना? कल पूरी रात मैंने आपको खाया है और कहना पड़ेगा सच में आप बहुत टेस्टी हैं। उसने जिस तरह से जीभ लपलपाते हुए ये बात कही थी, उसे देख जसन के चेहरे पर भी शर्मीली मुस्कुराहट आ गई थी। ये पहली बार था कि जसन ऐसे शर्मा रहा था। अति भी उसको देखकर मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। जसन ने अपने हाथों से अति को नाश्ता करवाया। उसके बाद उसने उसे जल्दी से उस कमरे में जाकर तैयार किया और नीचे आने के लिए कहा। अति ने उससे पूछा कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं।
लेकिन जसन ने उसे फिर से जल्दी से तैयार होने के लिए कहा और फिर किसी को फ़ोन मिलाते हुए वहाँ से बाहर आ गया। अति मुस्कुराते हुए अपने कमरे में तैयार होने के लिए गई और फिर थोड़ी ही देर बाद नीचे आई। जसन ने उसका हाथ थामा और उसे गाड़ी में लेकर घर से निकल गया। ड्राइव करते करते जसन की गाड़ी बहुत दूर आ चुकी थी। अति उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि वो लोग अब शहर के बाहर की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक हाईवे पर रुकी और जसन गाड़ी में से बाहर निकला। अति भी हैरान होते हुए बाहर आई और जसन की तरफ देखते हुए पूछने लगी, ये हम कहाँ आए हैं? उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जसन ने उसे जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? मुझे लगा हम कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज़ बताइए ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? अति का सच में दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वहीं जसन का चेहरा बिल्कुल सख्त हो चुका था। ना ही उसके होठों पर कोई मुस्कुराहट थी और ना ही आंखों में कोई खुशी। थोड़ी देर बाद एक कार भी काफ़ी स्पीड से उनके आगे आकर रुकी। उस कार में सिर्फ एक ही आदमी था जो उस कार को ड्राइव कर रहा था। वो आदमी कार से बाहर आया और जसन और अति की तरफ बढ़ गया। अति की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। जसन ने अचानक ही उस आदमी को हाथ दिखाकर इशारा किया तो वो आदमी अपनी जगह पर ही रुक गया और उसके बाद जसन ने उसे हाथ से पलटने का इशारा किया तो वो आदमी पलट भी गया। अब वो आदमी जसन और अति को नहीं देख पा रहा था। जसन ने अति को खींचकर एकदम से अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। अति तो बस उसे देखती ही रह गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी और दिमाग की नस फटने को हो चुकी थी। वो नहीं नहीं बड़बड़ाती हुई जसन से अलग हुई और बोली, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसने जसन को गिरेबान से पकड़ा और बोली, मैं जान ले लूँगी आपकी और खुद की भी जान दे दूँगी अगर आपने सोचा भी कि आप मुझे इस तरह से खुद से दूर कर देंगे। जसन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा। जवाब दीजिए ना, कहिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ। बोलिए ना, प्लीज़ प्लीज़ बोलिए ना। लेकिन जसन बिल्कुल खामोश रहा। उसे यूं चुप देखकर अति ने उसके गिरेबान को छोड़ा और फिर से उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आप जान है मेरी, आपसे दूर गई तो मेरी जान निकल जाएगी। सच में मर जाऊंगी मैं। आप बेशक मुझे अपने हाथों से मार दीजिए, पर इस तरह मुझे तड़पाइए मत। मैं नहीं रह पाऊंगी आपसे दूर। सुन रहे हैं आप? मैं नहीं रह पाऊंगी आपसे दूर। मैं मर जाऊंगी जसन जी, मैं मर जाऊंगी। बेहिसाब रोते हुए कहकर वो जसन के जिस्म से लिपटे हुए ही नीचे उसके पैरों में गिर गई। जसन का दिल पसीज रहा था अपनी बेबी डॉल की ये हालत देखकर, लेकिन वो मजबूर था कि अपनी ही मोहब्बत को तकलीफ़ से बचाने के लिए अपनी ही मोहब्बत को तकलीफ़ दे रहा था। उसने अति को कंधों से पकड़कर खड़ा किया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। अति एकदम बदहवास सी हो चुकी थी। जसन ने बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमा और फिर उसका एक हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख कर बोला, तुम्हें रहना होगा, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरे बिना रहना होगा। अति उसकी बात सुनकर ना ही उसके सिर पर से हाथ उठा पाई और ना ही अब रो पाई। उसके आंसू वहीं थम गए। जसन उसे देखते हुए दोबारा बोला, तुम्हें मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की कसम, तुम्हें मेरे बिना रहना होगा। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ होगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, लेकिन तुम वापस नहीं आओगी जब तक मैं तुम्हें खुद। अब आप मुझे खुद भी बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी। आपकी पत्नी हूँ मैं, कोई खिलौना नहीं जिसे आप जब चाहे अपने पास बुलाया और जब चाहे दूर फेंक दें। आप मुझे तड़पा कर खुद से अलग कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको तड़पते हुए देख भी आपके पास वापस नहीं आऊँगी। अति ने अपना एक कदम पीछे लेकर कहा और फिर चुपचाप बस उस गाड़ी की तरफ चल दी। बेपरवाह है माही मेरा, पूछे ना मेरा हाल वे, किसी गलदा भी जवाब न देवे, मेरे रोते रहे सवाल वे। जैसे जैसे वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी
वैसे वैसे उसकी आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी और फिर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। रोते हुए ही वो उस गाड़ी में बैठ गई। पीछे गाड़ी से लगकर खड़ा जसन उसे देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि अति एक बार तो उसे पलट कर देखेगी। अति के गाड़ी में बैठने के बाद वो आदमी भी जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। चलिए, अति ने अपने आंसुओं को साफ कर कहा तो उस आदमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जसन अभी भी यूं ही खड़ा था। धीरे धीरे गाड़ी उसकी आंखों से ओझल होते जा रही थी और एक पल आया कि उसे वो गाड़ी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गई। वो चीखते हुए नीचे ज़मीन पर गिरा और अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारने लगा। ज़मीन पर उसका हाथ लगातार लगे जा रहा था, जिससे हाथ की चमड़ी फटने लगी और घाव होना शुरू हो गया। पूरा हाथ उसका लहूलुहान हो गया था, लेकिन उसे ये दर्द तो महसूस हो ही नहीं रहा था। वहीं गाड़ी चलाते हुए उस आदमी के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया, आपका काम हो गया, लेकिन अब मुझे इस काम के पैसे डबल चाहिए। मैसेज करने के बाद उसने अपना मास्क पहना और फिर जल्दी से गाड़ी के विंडो अच्छे से लॉक किए। अति को इन सब की भनक भी नहीं हुई, क्योंकि वो तो पीछे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कल तक जिस किस्मत पर उसे नाज था, अब उसे उसी से नफरत हो रही थी। अचानक ही उस गाड़ी में एक स्प्रे फैल गई, जिसकी बदबू बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। अति को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही वो बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गई। अति गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का ऑर्डर भी दे दिया था, पर उसे क्या मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है। मैसेज करने के बाद उस आदमी ने अपना मास्क पहना और फिर जल्दी से गाड़ी के विंडो अच्छे से लॉक किए। अति को इन सब की भनक भी नहीं हुई, क्योंकि वो तो पीछे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके लिए ये सब एक सदमे जैसा था। वो इस वक्त कुछ देख या सोच नहीं पा रही थी। कल तक जिस किस्मत पर उसे नाज था, अब उसे उसी से नफरत हो रही थी। कल उसे उसकी मोहब्बत हर तरह से मिली और आज उसे उस मोहब्बत ने जुदाई का तोहफ़ा दे दिया। अचानक ही उस गाड़ी में एक स्प्रे फैल गई, जिसकी बदबू बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। अति कुछ समझती उससे पहले ही उसे दिखना बंद हो गया। वो ना अपनी आंखें खोल पा रही थी और ना ही सांस ले पा रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गई। वहीं दूसरी तरफ जसन घर वापस आया तो सीधा अपने कमरे में ही आया। इस वक्त वो किसी आग की तरह तप रहा था। आज तक ना ही कोई उसकी मजबूरी बन पाया था और ना ही किसी ने उसे इतना मजबूर किया था। उसके लिए फैसले ने कभी उसे दुख नहीं दिया, लेकिन खाली कमरा और अति की याद उसे उसकी औकात याद दिलवा रही थी कि होगा वो दुनिया का राजा, लेकिन मोहब्बत में वो फ़कीर रहा। अपनी ही मोहब्बत को, जो उसे उसकी सांसों से भी प्यारी थी, उसने उसे दूर कर दिया। काश वो जसन सिंह शेखावत ना होता, कोई आम इंसान होता, जिसके पास भले इतना सब ना होता, लेकिन उसका प्यार होता। उसके दुश्मन तो दूर, उसके दोस्त भी ना होते, बस उसका प्यार, उसकी बेबी डॉल उसके साथ होती। उसने कमरे में रखी सारी चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसने वो पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। ये उसका वो गुस्सा था जो उसे खुद पर आ रहा था। उसने साइड में बनी कबर्ड में से एक वाइन की बोतल निकाली और उसे मुंह लगा लिया। एक ही मिनट में उसने वो पूरी बोतल ख़त्म कर दी और फिर वो बोतल भी नीचे फेंक कर मारी और फिर नीचे बैठकर उस टूटे हुए कांच को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अति का चेहरा घूम रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक ही वो रोने लगी। उसका वो रोता गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा जसन की आंखों के सामने घूम रहा था और वो कांच उसके हाथों में धंसता जा रहा था। उसने अपना हाथ आगे किया तो उसमें से खून किसी पानी की तरह बह रहा था। खून की टपकती उन बूंदों को देखते हुए वो बोला, नहीं रह सकता, मैं अपनी बेबी डॉल से दूर। जल्दी ही मैं उसे अपने पास वापस ले आऊँगा, लेकिन उससे पहले उन सबको ख़त्म कर दूँगा जो उस पर नज़र रखे रहे हैं। जल्दी ही हर उस इंसान को इस दुनिया से दूर भेज दूँगा जो मुझे मेरी बेबी डॉल से दूर करना चाहते हैं। मौलिक राय चौधरी, मेरी जान पर नज़र थी ना तेरी?
अब अगर मैंने जीते जी तेरी आंखें ना निकाल ली तो मैं भी जसन सिंह शेखावत नहीं, उसने कहा और फिर अपने फ़ोन से एक फ़ोन मिलाया। इधर एक 25 से 27 साल का शख्स अपने सामने खड़े आदमी को बुरी तरह से मार रहा था। मैंने कहा था ना कि शेखावत मैंसन में आकर एक पत्ता भी हिले तो मुझे मुझे बताना, लेकिन वहाँ से मेरी मल्लिका ही गायब हो गई और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। हूँ, कहते हुए उसने उस आदमी को ज़ोर से लात मारी और फिर अपनी कमर से गन निकाल कर निशाना उस पर साध दिया। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। सुबह तक सब कुछ ठीक था, मुझे लगा वो लोग बस थोड़ा घूमने ही जा रहे हैं, लेकिन जब जसन वापस आया तो वो अकेला ही वापस आया, उसके साथ ना ही मल्लिका। ए, चीखते हुए मौलिक ने अपनी गन से एक गोली सीधा उसके पैरों पर मारी और बोला, वो मल्लिका सिर्फ मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए सिर्फ वो मेम साहब है, उसका नाम लेना भी तुम्हारी औकात में नहीं। हाँ, वो शख्स और कोई नहीं, मौलिक राय चौधरी ही था। जब से उसने जसन और अति के बारे में सब कुछ पता लगवाया था, तब से ही अति की तस्वीर देखकर ही वो उसका दीवाना हो गया था। वो हॉस्पिटल में भी उससे मिलने गया था, लेकिन सिर्फ उसकी एक झलक ही देख पाया। अपने सामने उसे देखकर तो वो एकदम पागल ही हो गया था। अति की खूबसूरती उसकी आंखों में किसी पागलपन की तरह समा गई। उसके सिर पर अति को पा लेने का जुनून सवार हो गया। पहले जसन सिंह शेखावत को हराने के लिए वो अति को मरवाने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। अब तो वो उसे खरोंच भी नहीं लगने दे सकता था। अगर कोई व्यक्ति उसे छू भी देता तो वो उस इंसान का हाथ तोड़ देता था, और यही तब हुआ था जब उसने उस लड़के के हाथ पर एसिड डाला था, और अक्षर का एक्सीडेंट भी उसने ही करवाया था। कोई उसकी मल्लिका को अगर नज़र भर कर देख भी ले तो उस इंसान की आंखें निकाल ले। वो जसन को जब जब भी उसके साथ देखता उसका तन मन जल जाता था, लेकिन वो इंतज़ार में था। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था जब वो अति को जसन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे और उसे अपने साथ ले जाए। वैसे भी वो जसन को तड़पते हुए देखना चाहता था, और इतने दिनों में वो ये तो जान ही गया था कि जसन की जान अति में बसती है, और अगर अति उससे दूर हुई तो वो वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। नीचे गिरा हुआ आदमी अभी भी उसके सामने खुद को बख्श देने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मौलिक के चेहरे पर एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जब तक उसकी जान नहीं ले लेगा तब तक उसे नहीं छोड़ेगा, और हुआ भी यही। उसने अचानक ही वो पूरी गन उस आदमी पर खाली कर दी। देखते ही देखते उस आदमी का पूरा सीना गोलियों से भर गया, और खून से लथपथ वो आदमी कुछ देर तड़पता रहा और फिर एकदम से शांत हो गया। मौलिक ने मरने के बाद भी उस आदमी को एक लात मारी और एक होंठ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, तुम वो जरिया हो जो जिसने जसन मुझ तक पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हें ख़त्म होना पड़ेगा। वैसे भी अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं, एक बोझ ही थे तुम, ब्लडी फूल पर्सन। उस आदमी की लाश को एक नज़र देखकर मौलिक वहाँ से चला गया। उसने भी अपनी अलमारी में से शराब निकाली और पीने लगा। कुछ ही देर बाद उसके कमरे में दो लड़कियाँ आईं जिन्होंने सिर्फ नाम मात्र वस्त्र पहन रखे थे। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? उसने उस शराब की बोतल को नीचे ज़मीन पर फेंक कर गुस्से से गरजते सवाल पूछा तो वो लड़कियां सहम गई। कांच की आवाज़ सुनकर एक आदमी जल्दी से वहां पर आया और सिर झुकाकर बोला, बॉस, मैंने ही इन्हें यहाँ आने के लिए कहा है, वो आपका मूड ख़राब था इसलिए मैंने सोचा। मौलिक अपनी जगह से उठा और तेज़ी से उस आदमी की तरफ बढ़ा और उसे गर्दन से पकड़कर दीवार से लगाकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी सोच तुम अपने तक सीमित रखो। अब मौलिक राय क्या तुम्हारी सोच से चलेगा? तुम जैसों की औकात नहीं जो मेरे बारे में सोच भी सकें। ले जाओ इन्हें अपने साथ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब मेरी हसरत और मेरी ज़रूरत सिर्फ एक ही है, और वो है मेरी मल्लिका। मुझे सिर्फ उसका हुस्न चाहिए, ये सब उसके आगे बेकार है। साला बात करता है मेरे बारे में सोचने की। इतना कहकर
मौलिक ने उस आदमी को एक झटके से छोड़ा तो वो आदमी लड़खड़ा गया। उस आदमी का ही ये हाल देखकर उन दोनों लड़कियों की तो हिम्मत ही नहीं थी वहाँ पर खड़े रहने की, इसलिए वो दोनों भी जल्दी से वहाँ से चली गईं और उसके बाद वो आदमी भी। लेकिन उस आदमी की आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। मौलिक फिर से आकर सोफे पर बैठा और शराब पीने लगा। तुम्हें क्या लगता है जसन सिंह शेखावत, तुम मेरी मल्लिका को मुझसे दूर भेजकर तुम उसे मुझसे दूर भी कर दोगे, उसे मुझसे बचा लोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार मौलिक राय चौधरी की नज़र जिस पर चली जाए, मौलिक राय चौधरी उसे हासिल करके ही रहता है। तुमने चाहे उसे दुनिया की जिस मर्जी कोने में छुपा लिया हो, लेकिन 2 दिन के अंदर उसे मैं ढूंढ कर रहूँगा। कोठे वाली बाजारू औरतें सिर्फ पैसों पर मरती हैं, और उसे मैं इतना पैसा दूंगा कि उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा, और फिर वो मेरी बाहों में होगी, वो मेरी रखैल बनेगी और तुम तड़प तड़प कर मरोगे। थोड़ी ही देर में वो नशे से टुन हो गया तो यूं ही सोफे पर बैठा बैठा सो गया। लेकिन दूसरी तरफ अपनी स्टडी रूम में बैठा जसन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके इरादे अब बिल्कुल साफ थे और उन इरादों की तरफ उसका पहला कदम कल ही बढ़ने वाला था। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त तो अति को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था जहाँ पर उसने उसे भेजा था। उसने अपने आदमी रघु को कहकर भेजा था कि पहुँचते ही उसे मैसेज करे, लेकिन अब तक कोई मैसेज नहीं आया तो उसने खुद ही उस आदमी को फ़ोन मिलाया। रघु का फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था, बल्कि वो तो अपने बजते हुए फ़ोन को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। उसके सामने नोटों से भरा एक बैग रखा था जिसमें करीबन 1 करोड़ रुपए थे। इतने सारे पैसों को देखकर वो एकदम पागल हो चुका था और नोटों की गड्डियों में से पैसे निकाल निकाल कर ऊपर हवा में फेंके जा रहा था, और जब पैसे उस पर बरसते तो वो एकदम से खुश हो जाता। 10 साल, पिछले 10 सालों से मैं उस जशन के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी इतना पैसा नहीं कमाया। कभी मुझे अपनी वफादारी पर शाबाशी नहीं मिली, लेकिन गलती होने पर सज़ा बहुत बार मिली। पर आज मैंने उस सारी सज़ा को मज़े में बदल दिया। आज एक दिन में ही मैं करोड़पति बन गया। हा हा हा। सही कहते हैं, वफादारी में सिर्फ ठोकरें हैं और दगाबाजी में मज़ा ही मज़ा। पिछले आधे घंटे से जसन रघु को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन उसका फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जसन का चेहरा एकदम परेशानी से भर चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन बंद आने लगा। जसन के एकदम से होश उड़ गए। ऐसा कभी नहीं होता था कि रघु अपना फ़ोन बंद कर ले। रघु उसका सबसे ईमानदार और भरोसेमंद आदमी था, जिसे जसन अपने सारे खुफिया काम सौंपता था। गुस्से में आकर जसन ने वो फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया और चीख कर बोला, अगर मेरी बेबी डॉल को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तक ना जो आई हो वो क़यामत आएगी। इस दुनिया को जूते की नोक पर रखने वाला जसन इस दुनिया को अपने पैरों तले कुचल देगा। जल्द ही जसन ने अपने आदमियों को रघु का पता लगाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो खुद हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकता था। वो नीचे आया और एक सर्वेंट को उसने उस आदमी को बुलाने के लिए कहा, जो उसके ही घर में रहकर मौलिक का काम कर रहा था। जसन की नज़र उस पर बराबर बनी हुई थी, लेकिन अति को रघु के साथ भेजकर वो निश्चिंत हो चुका था, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी उस सर्वेंट ने आकर बताया कि रघु अपने क्वार्टर में नहीं है और शाम से ही उसे किसी ने नहीं देखा। उस सर्वेंट की बात सुनकर जसन ने वहाँ पर रखे हुए टेबल पर ज़ोर से लात मारी और उसका कांच नीचे गिर गया और पूरा चकनाचूर हो गया। वो गुस्से से भरा हुआ घर के बाहर की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही देर में वो चौधरी मैंसन के बाहर था। उसकी गाड़ी दरवाजे को चीरती हुई मैंसन के अंदर गई और वो डैशबोर्ड से गन निकाल कर बाहर निकला। रात के 3 बजे वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जसन गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही सारे गार्ड्स चौकन्ना हो गए थे। उन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन जसन ने अपनी गन उनकी तरफ तानी तो उनके हाथ एकदम से नीचे हो गए।
जसन उनको देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर किसी ने भी कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो आंखें बंद यहाँ होंगी और खुलेंगी नर्क में। जसन सिंह शेखावत को कौन नहीं जानता होगा। वो सारे गार्ड्स भी उसे देखकर ही पहचान गए तो जसन अंदर की तरफ बढ़ा। इस वक्त चौधरी मैंसन में कोई भी नहीं था सिवाय मौलिक राय चौधरी के। अचानक से आवाज़ सुनकर सभी सर्वेंट भी जाकर वहां आ चुके थे, लेकिन मौलिक अभी भी सोफे पर गहरी नींद में सोया हुआ था। एक सर्वेंट से उसके रूम का पूछकर जसन उसके रूम की तरफ बढ़ा तो उसे सोफे पर देख उसने सीधा उसके टांगों के बीच लात मारी, जिससे मौलिक एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया। अपने सामने जसन को देखकर वो एक बार के लिए तो कांप गया, लेकिन फिर जल्दी ही नॉर्मल हो गया। अति कहाँ है? जसन ने बिना किसी लाग लपेट के उसे सीधा सीधा सवाल किया तो मौलिक हैरान रह गया। पहले खुद ही अति को गायब करके अब जसन उससे अति के बारे में पूछने आया है। मैं किसी अति को नहीं जानता, उसने कहा तो जसन ने उसे उसके गिरेबान से पकड़ा और बोला, जानता तो तू बहुत कुछ है, लेकिन शायद ये नहीं जानता कि जसन सिंह शेखावत की जान है अति, और अगर किसी ने उसकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसकी जान ले लेगा ये जसन सिंह शेखावत। मौलिक ने उसे धक्का दिया और बोला, जब मैंने कहा ना मैं किसी अति को नहीं जानता तो इस तरह ज़बरदस्ती करने का क्या मतलब बनता है? रुक, तू ऐसे नहीं बताएगा, जसन ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसके मुंह पर ज़ोर से घूंसा मारते हुए बोला, मेरे ही घर में मेरी ही बीवी पर तू किसी और से नज़र रखवाएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप मुझे बता कि मेरी बीवी अति कहाँ है, वरना इसी वक्त तुझे जान से मार दूंगा। ओह, तो अब समझ आई तू किसकी बात कर रहा है, लेकिन जिसकी तू बात कर रहा है वो कोई अति नहीं, मेरी मल्लिका है, मेरे दिल की मल्लिका, मौलिक ने कहा तो जसन ने एकदम से उसका मुंह पर अपना पंजा रख कर दबाते हुए दीवार से लगा दिया और बोला, अपनी गंदी जुबान को यहीं लगाम दे दे। सिर्फ जुबान ही नहीं, मेरी सोच भी बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, मौलिक ने दांत पीसते हुए कहा और जसन को दूर धक्का दे दिया। लेकिन जसन एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये तू बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन यहाँ मैं तुझे ये बताने नहीं बल्कि पूछने आया हूँ कि मेरी बीवी कहाँ है। उसको यूं तड़पते देख मौलिक मुस्कुराया और बोला, काश काश मुझे पता होता कि वो कहाँ है, लेकिन अफसोस कि मुझे सच में नहीं पता। मैं तो सोच रहा था कि तूने उसे मुझसे दूर करने के लिए उसे खुद से भी दूर भेज दिया, लेकिन तू तो खुद उसका पता ढूंढ रहा है। पर मानना पड़ेगा, सच में इंसान तू दमदार है। मैं यूं ही तेरी नज़रों से बचकर उसे देखता रहा, जबकि तेरी नज़रें तो हर वक्त मुझ पर थीं। हाँ, मेरी नज़र तुझ पर थी, क्योंकि तेरी नज़रें मेरी जान पर थी। हा हा हा। उसकी बात सुनकर मौलिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं तुझे ज़्यादा चालाक समझूं या बिल्कुल बेवकूफ़ कि तुम मुझ पर नज़र रखता रहा और तेरी जान को उड़ाकर कोई और ले गया। मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे इरादों को, इसलिए अभी भी मौका दे रहा हूँ। सब सच बता दे, वरना तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि मैं सच में नहीं जानता मेरी मल्लिका कहाँ है। लेकिन हाँ, जानता भी होता तो तुझे नहीं बताता। बहुत वक्त से एक अरमान था कि दिल में तुझे यूं तड़पते हुए देखने का, जो आज पूरा हुआ। जैसे ही मौलिक ने कहा, जसन ने अपनी कमर में से गन निकाली और उसके सिर पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। उसने ट्रिगर से नहीं बल्कि गन से ही उसे मारना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मौलिक के सिर पर गहरा जख्म हो गया और खून बहना शुरू हो गया, लेकिन जश्न नहीं रुका था। वो लगातार उसे मारता रहा और फिर एकदम से उसे धक्का देकर बोला, मुझे तड़पते हुए देखने की चाह रखने वालों को मैं भी तड़पा तड़पा कर ही मारता हूँ। जशन वहाँ से बाहर आया और सीधा अपने घर के लिए निकल गया। उसके आदमी का रास्ते में ही उसे फ़ोन आया कि रघु का कहीं भी पता नहीं चल रहा, उसका नंबर भी बंद आ रहा है
और जहाँ वो रहता था उसका सारा सामान भी वहाँ से गायब है। सामान गायब होने की बात सुनकर ही जसन समझ चुका था कि कुत्ते ने वफादारी छोड़कर चालबाजी करने की सोच ली है, इसलिए अब उसे मौत भी कुत्तों जैसी ही देनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बेड लगा हुआ था जिस पर कोई लड़की सोई हुई थी। अचानक ही उस कमरे की सारी लाइटें जग गईं और एक औरत गहनों से लदी हुई 3-4 आदमियों के साथ वहां पर आई। उस औरत के मुंह में पान भरा हुआ था जो उसने कमरे में अंदर आते ही साथ ही चलते आ रहे आदमी के हाथों में पकड़े हुए एक कटोरे जैसे बर्तन में थूक दिया और फिर उस बेड की तरफ आई जहां पर वो लड़की सोई हुई थी। उस लड़की को देखकर ही उस औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और मुस्कुराते हुए बोली, कालिंदी से बहुत सुना था इस आइटम के बारे में, लेकिन आज सामने देखकर पता चल रहा है कि है तो ये एकदम मस्त पटाखा। इसके लिए कोई 1 करोड़ क्या, अपनी पूरी दौलत भी दे दे। खूबसूरत और ऊपर से कच्ची कली, ग्राहकों की लंबी लाइन लगा देगी ये लड़की। पर माई कालिंदी से ये भी सुना है कि ये लड़की ढीठ बहुत है, आसानी से मानने वाली नहीं, एक आदमी ने कहा जिसका नाम पारस था। उस आदमी की बात सुनकर वो औरत ज़ोर से हंसने लगी और फिर एकदम गंभीर होकर अति के मुंह को अपनी उंगलियों में भींचते हुए बोली, कालिंदी इस खेल की छोटी सी खिलाड़ी है। उसे खेलना तो आता है, लेकिन सामने वाले के घुटने कैसे तोड़ते हैं ये नहीं आता। लेकिन धनी को सिर्फ धन प्यारा है। अगर इससे इसकी दुगनी कीमत ना वसूल ली तो मैं भी धनी नहीं। जीते जी धंधे में उतरेगी तो ठीक, वरना इसकी लाश को भी तब तक लोगों के आगे परोसती रहूँगी जब तक इसकी कीमत नहीं वसूल लेती। अपनी बात कहकर धनी ने अति का मुंह एक झटके से छोड़ा। अब तक अति बेहोश थी। उसे दी जाने वाली दवा का असर अभी तक भी उसके ऊपर था, लेकिन अब एकदम से झटका लगने पर उसकी आंखें फड़फड़ा गईं। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करिए जशन जी, मुझे आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, वो धीरे धीरे से बड़बड़ा रही थी। उसका बड़बड़ाना सुनकर धनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, इसे तो पहले से ही मर्द की आदत लगी हुई है, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। औरतों का जिस्म भूखे शेर की तरह होता है, अगर इन्हें एक बार मर्द की लत लग जाए तो बस इनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, फिर आगे चाहे मर्द कोई भी हो। तू देखना, ये खुद ही मर्दों के सामने खुद की नुमाइश करेगी, फिर इसके भी मज़े और हमारे भी। कहते कहते धनी ने अपनी आंख दबाई और अपने होठों को भी दबा लिया। अपने आसपास अनजान आवाज़ों को सुनकर अति ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गईं। वो चौंक कर सामने की तरफ देख रही थी। एक साथ इतने सारे लोग और वो भी अजीब अजीब से। अति एकदम घबरा गई और पीछे हटते हुए पूछने लगी, कौन हो तुम सब लोग? और मैं कहाँ हूँ? उसे यूं पीछे हटते देख वो सभी लोग हंसने लगे तो अति ने ज़ोर ज़ोर से जशन जी चिल्लाना शुरू कर दिया। प्लीज़ जशन जी आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है, आपको देखना है, प्लीज़ जशन जी जल्दी आइए, वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसका यूं चिल्लाना सुनकर उन लोगों की हंसी और भी तेज़ होती जा रही थी, लेकिन धनी ने अचानक से उसका मुंह अपने हाथों में भींच लिया और उसे पीछे की तरफ तकिए से लगा दिया। अति उससे अपना मुंह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जोर धनी के आगे कुछ भी नहीं था। ना ही इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत थी कि किसी से लड़ पाए, पर फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन एकदम से उसके हाथ ठंडे पड़ गए जब उसने धनी के मुंह से सुना, तेरा जश्न चला गया, तुझे हम लोगों के पास छोड़कर वो अपनी रातें रंगीन करने कालिंदी के कोठे पर चला गया। अरे तू भी ना समझ है, इस धंधे में होकर भी ये बात नहीं जानती कि कोई भी आदमी एक ही औरत के साथ बार बार नहीं सो सकता। अरे बोर हो जाता है इंसान, रोज़ रोज़ दाल कौन खाता है, मर्दों को तो रोज़ अलग अलग मिर्च मसाला खाने की आदत होती है।
उसके हाथों को यूं बेजान होते देख धनी ने उसका मुंह छोड़ दिया। अति के हाथ बेशक ठंडे पड़ गए थे, लेकिन आंखों में से गर्म आंसू बहने लगे थे। जशन का उसे यूं खुद से दूर कर देना, और क्या सच में अब तक वो जशन को गलत ही समझ रही थी। वो प्यार मोहब्बत शादी सब झूठा था। वो इतने सारे वादे और इतने सारे ख्वाब सब झूठ था। नहीं नहीं, मेरे जशन जी ऐसा नहीं कर सकते, वो रोते हुए बोली तो धनी ने गुस्से से उसे देखा और चिल्लाते हुए बोली, ए छोरी, मेरे आगे ये रोना गिड़गिड़ाना नहीं। धंधे में रोना धोना नहीं जमता मुझे। चल खड़ी हो जा, बहुत कर लिया तूने आराम। वहाँ तेरा जशन औरतों के ऊपर सोकर मजे ले रहा है, तो अब तेरी बारी मर्दों के नीचे। चुप, एकदम से चुप। अति एकदम से उठकर गुस्से से गरजते हुए बोली तो धनी और बाकी सब उसे देखने लगे। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। धनी जो पहले तो उसका गुस्सा देखती रही, अब उसने उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा जड़ा और बोली, मेरे कोठे पर किसी की औकात नहीं मुझसे नज़रें मिलाकर भी बात करें, और तू मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही है। हाँ कर रही हूँ, और अभी तो तुम लोगों ने मेरी हिम्मत देखी नहीं। चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या। धनी भी उस पर चिल्लाते हुए ही बोली, यहीं मार कर काट कर फेंक दूंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और चील कौवे तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अति जो गुस्से में ही धनी को देख रही थी, अब उसकी तरफ बढ़कर व्यंग्य से मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो देरी किस बात की है, काटिए मुझे, मार कर फेंक दीजिए चील कौवों के आगे। अगर एक पल के लिए भी मेरी नज़रों में डर दिखाई दिया तो आप जो कहेंगे वो कबूल। उसकी बात सुनकर धनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर गोल गोल घूमने लगी। घूमते घूमते ही वो तालियां भी बजा रही थी। उसे इस तरह करते देख उसके आदमी तो नॉर्मल ही थे, लेकिन अति हैरान हो रही थी। जब जब वो खुश होती थी तो ऐसे नाच नाच कर अपनी खुशियां मनाती थी। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि आखिर है क्या इस लड़की में, जो सब इसके पीछे लगे हैं। अब पता चला ये लड़की कोई आम लड़की ना है, ये बारूद है, बारूद। और बारूद से कौन नहीं खेलना चाहेगा। लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव एकदम से गंभीर हो गए और वो अति की तरफ बढ़ी। उसने एक झटके से अति को पीछे से बालों से पकड़ लिया और बड़ी क्रूरता से उसके बाल खींचते हुए बोली, ए लड़की, अगर तू बारूद है तो मैं भी आग हूँ, जो इस बारूद को जलाकर बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और फिर बचेगी तो सिर्फ राख। अपने ये तेवर संभाल के रख। ग्राहकों के आगे ऐसी लंबी जुबान चलाई तो जुबान खींच लूँगी मैं तेरी। चल जा, तैयार हो जा, धंधे पर बैठना है तुझे आज से ही। अति जो अपने बालों के खींचे जाने की वजह से अपने दर्द को अपने होठों में ही भींच रही थी, उसने अपने होठ को खोला और बोली, अति बात सिर्फ अपने जशन जी की मानती है। तुम्हारा ये हुक्म तो उसके लिए कुत्तों के भौंकने की तरह है, जिसे वो सिर्फ नज़रअंदाज करेगी। कहते कहते उसने एक झटके से खुद को धनी के हाथों से छुड़वा लिया। उसने कितना ज़ोर लगाया होगा, ये बात तो उस बालों के गुच्छे से पता चल रही थी, जो अभी भी धनी के हाथ में था। मस्त, एकदम मस्त। तेरी बातें भी बिल्कुल तेरी तरह ही हैं, लेकिन धनी जिस्म का धंधा करती है, फिल्में नहीं बनाती, इसलिए अपनी ज़ुबान बंद रख। गौरी गौरी, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो एक लड़की लहंगा चोली पहने हुए वहाँ पर आई, जिसका पूरा चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। धनी गौरी की तरफ देखते हुए बोली, आधा घंटा दे रही हूँ तुझे, इस लड़की को तैयार करके नीचे ला। जी माई, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा और अति की तरफ आ गई, लेकिन अति झटक कर पीछे हो गई। धनी उसे गुस्से से देखते हुए बाहर चली गई और साथ ही साथ उसके सारे आदमी भी। पारस ने जाते जाते धनी को एक लालसाई सी नज़रों से देखा और अपने होंठ काट लिए। उसकी नज़र अति के सीने पर थी, जो गुस्से की वजह से गहरी गहरी सांसें लेने के कारण ऊपर नीचे हो रहा था। अति ने जब उसकी नज़रें खुद पर पाई तो जल्दी से अपना दुपट्टा सही कर लिया। गौरी ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और वापस अंदर आई। अति उसे गुस्से से घूर रही थी। ए लड़की,
मुझे घूरना बंद कर, उसने कहा और अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। एक लाल रंग की साड़ी निकाल कर उसने वो साड़ी अति के हाथों में थमाई और बोली, जा जाकर तैयार हो जा, ग्राहकों का वक्त होने वाला है। और माई को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की ग्राहकों के वक्त से पहले तैयार ना हो। वो साड़ी अति ने गौरी के मुंह पर फेंक कर मारी और बोली, उठा लो अपनी साड़ी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चलूँगी। गौरी ने उस साड़ी को संभाला और गुस्से से अति को देखने लगी। उसने अपना हाथ उस पर उठाया और बोली, साली मुझसे बदतमीज़ी करती है, तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरे जैसी रात। लेकिन अति ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और बोली, अगर मुझसे बदतमीज़ी करोगी तो बहुत पछताओगी, क्योंकि ढीठ होने के साथ साथ मैं बदतमीज़ भी अव्वल दर्जे की हूँ। इस बार ये नाजुक कलाई यूं ही छोड़ रही हूँ, अगली बार तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। गौरी गुस्से से उसे देखती ही रह गई। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाई और अपना लहंगा उठाकर पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन जाते जाते कमरा बाहर से बंद कर गईं। उसके जाने के बाद अति जल्दी से दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद देख वो वापस जाकर बेड पर बैठ गई। सामने की तरफ एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। उसने आईने में खुद को देखा और ज़ोर से उस आईने पर हाथ मारा, जिसके उसके हाथ पर बहुत ज़ोर से कांच लगा, लेकिन उसने दर्द से उफ तक नहीं करी। क्यों किया जसन जी आपने ऐसा? क्यों मुझे खुद से अलग किया? मैं नहीं मान सकती कि आप मेरा सौदा करेंगे, लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो कहाँ हैं आप? आप तो मुझे कांच तक नहीं आने देते थे, तो आज मैं आपके होते हुए इस बाज़ार में कैसे पहुंच गई? क्या यही प्यार था आपका? मुझे अपना बनाकर आपने इस तरह से मुझे छोड़ा, जैसे मैं कोई इंसान ना होकर तन पर ओढ़ने वाला कोई कपड़ा हूँ, जिसे मैला होने पर बस फेंक दिया। वो खुद से ही बातें करती हुई रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी आंखों देखा सच मानूं या अपने दिल के एहसासों को, जो अभी भी यही कह रहे थे कि जसन ने उसे धोखा नहीं दिया। जसन उसके साथ इतना गलत कभी नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग कह रहा था कि सच में जसन वैसा ही निकला जैसा उसने पहली बार सोचा था। वो भी कितनी पागल है। वो उसे एक बाज़ार से उठा कर लेकर आया और अपनी मोहब्बत करार कर दिया, तो वो भी खुद को उसकी मोहब्बत मानने लगी। अरे, बाजारू औरतों से कौन मोहब्बत करता है? उनसे तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। सही कहते हैं, औरतों का जिस्म ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हमें किसी की रूह चाहिए तो उसे जिस्म देना पड़ता है, और लेने वाला जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी ले जाता है। वो आईने से लग कर रोई जा रही थी कि तभी पारस और गौरी दरवाज़ा खोलकर फिर से अंदर आए। अति उनको देखकर एकदम सीधी हो गई। क्या ये इस कोठे को अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? जो मन में आएगा करेगी। चल चुपचाप तैयार हो जा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा तेरे के कपड़े खींच कर निकालने में। कहते कहते पारस ने उसके दुपट्टे को हल्का सा खींच दिया था, तो अति ने गुस्से से दहकती हुई नज़रों से उसे देखा और उसका गाल अपने थप्पड़ से लाल कर दिया। उसके ये तेवर देखकर गौरी तो पीछे ही हो गई। साली तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक अभी तेरी गर्मी निकालता हूँ। कहते हुए उसने गौरी को इशारा किया तो वो जल्दी से बाहर चली गई। पारस ने दरवाज़ा बंद किया और अति के पास आकर उसे ज़ोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया। दूर हो जाओ मुझसे, वरना जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। अति भी गुस्से से चिल्लाई और खुद को संभाल कर दोबारा उठ गई, लेकिन पारस ने अब उसे दोबारा धक्का दिया और जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर उसके ऊपर झुक गया। अति उस पर अपने हाथ चला रही थी, कभी उसके सीने पर मारती तो कभी अपने नाखून उसके चेहरे और उसके सीने पर गड़ाती, लेकिन पारस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से अति के ऊपर झुका हुआ था। उसने उसका दुपट्टा हटाया और उसके सीने को देखने लगा, लेकिन अति ने अपने हाथ पूरी तरह से अपने सीने पर रख लिए थे और गुस्से से पारस को देख रही थी। पारस ने उसके दोनों हाथों को उसके सीने से हटाया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया। अब अति ने अपने पैर उस पर चलाने शुरू कर दिए थे।
वो अपने पैरों को लगातार उस पर मारे जा रही थी, लेकिन पारस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे वो इंसान ना होकर बस एक पत्थर हो। उसने अपने गंदे होठों को अति के सीने पर रखा और उसे चूमने लगा। साली, इसे सीने को छुपा रही थी ना मुझसे। अब देख, तुझे मैं कैसे नंगा करके देखूंगा और बाकी सबको भी दिखाऊंगा। तेरे इस जिस्म को मैं अपने हाथों से नोचूंगा। अति पूरी कोशिश कर रही थी उससे अपने हाथ छुड़वाने की, लेकिन पारस उसके हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियां खून से सन चुकी थी और अभी अभी उसके हाथों में लगा कांच भी हाथ में धंसा हुआ था, जिससे खून पानी की तरह बह रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। रोते हुए उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे जशन का चेहरा उसे अपने सामने दिखाई दिया। जब मेरी वुमेन बात बात पर रोती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शेरनियाँ रोती नहीं दहाड़ती है। जशन की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी लाल अंगारों से दहकती हुई आंखें एक झटके में खोली और अपनी लात पारस के प्राइवेट पार्ट पर दे मारी, जिससे पारस दर्द से करहा उठा। अब तक जो पत्थर बना हुआ था, अब बिलक बिलक कर रोने लगा था और नीचे ज़मीन पर गिर गया था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और धनी, गौरी और दो आदमी अंदर आए। पारस को इस तरह नीचे ज़मीन पर दर्द से कहराते हुए और रोते हुए देखकर धनी हैरान रह गई, लेकिन फ़िलहाल उसे पारस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो अतीत से ज़बरदस्ती कर रहा था, क्योंकि यहाँ के आदमियों को इजाज़त नहीं थी किसी भी लड़की को बिना धनी के परमिशन के छूने की। उसने गुस्से से अपनी लात पारस के मुंह पर मारी और बोली, साला मादरजात हरामगिरी दिखाता है साला, तेरे साथ यही होना चाहिए था। ले जाओ इसे यहाँ से उठाकर। उसने उन दोनों आदमियों से कहा तो वो हाथ और लातों से पारस को खींचते हुए वहाँ से ले गए। उसके बाद धनी ने गुस्से से अति की तरफ देखा, जो बिल्कुल काँप रही थी, लेकिन ये कंपन डर से नहीं बल्कि गुस्से से था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसे एक झटके से खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। साली, बड़ी ढीठ निकली तू तो। अभी मेरी ढिठाई तो तुमने देखी ही नहीं, अति ने भी आंखें दिखाते हुए कहा तो धनी मुस्कुराई और फिर गौरी को देखते हुए बोली, नागर को लेकर आओ। धनी की बात सुनकर गौरी भी हैरान रह गई और आगे बढ़ते हुए धनी की तरफ देखने लगी। तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? जाओ, जाकर नागर को लेकर आओ। धनी एक बार फिर से चिल्लाकर बोली तो गौरी हड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में एक डर था और शरीर में कंपन, लेकिन अति और धनी दोनों की आंखों में एक जिद और जुनून था। एक औरत और एक आदमी, दोनों को उल्टा रस्सी से टांगा हुआ था। उनके पैर ऊपर की तरफ थे और उनका मुंह नीचे की तरफ। उनके हाथ भी बंधे हुए थे और पैर भी, जिसकी वजह से वो ना हिल सकते थे और ना ही खुद को छुड़वा सकते थे। और सामने बैठा था जसन, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था।